उस दिन मैं पहली बार देहरादून आया था। सोचा नहीं था कि एक किराए का कमरा मेरी जिंदगी की धारा ही मोड़ देगा। मकान मालकिन थी रितु मैडम। उम्र कोई 34-35 के आसपास रही होगी, लेकिन अगर कोई कहे कि 26 की है तो भी जरा भी शक न हो। साफ सुथरी सी दिखने वाली, हर वक्त हल्के रंग की सूती साड़ी पहने रहती। उस दिन नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी में थी, पल्लू कंधे से थोड़ा सरकता हुआ, मानो किसी पुरानी फिल्म की नायिका सामने खड़ी हो। उनकी आवाज़ में एक अलग ही ठहराव था और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसे समझने के लिए वक्त चाहिए था। उस पहले दिन उन्होंने बिना ज़्यादा पूछताछ के मुझे कमरा दिखा दिया। ऊपर की मंजिल पर एक साफ कमरा, सामने पहाड़ों का नज़ारा और शाम की हवा जैसे किसी उपन्यास का पन्ना हो। मैं तुरंत मान गया। मन को एक अजीब सी शांति मिली जो शायद उस जगह की नहीं, उनकी आंखों की थी। पहले कुछ दिन औपचारिकता में कटे, वो अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय ने बीच की दीवारें मिटानी शुरू की। एक शाम नीचे लॉन में बैठा पड़ रहा था कि उन्होंने पूछा, चाय लोगे? और उसी चाय के कप ने बातों का एक सिलसिला शुरू कर दिया जो महीनों चलता गया। अब वो मेरे खाने की चिंता करती, कभी सब्जी ज़्यादा बन जाती तो ऊपर भेज देती, मैं कभी उनकी टूटी खिड़की ठीक करवा देता या गैस सिलेंडर लाकर रख देता। इन छोटे छोटे कामों में एक अनकहा रिश्ता बन रहा था, कुछ ऐसा जिसे परिभाषाओं की ज़रूरत नहीं थी। मुझे समझ में आने लगा था कि उनके हंसने में एक कोशिश होती है, एक आदत, जैसे कोई बहुत दिनों से खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में हंसना नहीं भूला। और जब एक रात मैं नीचे बरामदे में बैठा था तो उन्होंने अपने पति की कहानी सुनाई, कैसे शादी के 5 साल बाद ही एक्सीडेंट में चले गए और कैसे उसके बाद उन्होंने खुद को समय की तरह खामोश बना लिया। उस रात पहली बार मैंने उनके हाथों की थरथराहट देखी, साड़ी की तहों में छुपे उन कांपते पलों को जिन्हें वो रोज अपनी मुस्कान में लपेट लेती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे की आदत बनने लगे, बिना कहे बहुत कुछ कह देते। कभी किसी फिल्म की बात होती तो वो मुस्कुरा कर कहती, काश तुम कुछ साल पहले मिले होते, और मैं सोचता कि कुछ रिश्तों की शुरुआत ही देर से क्यों होती है। मैं जानता था कि समाज के हिसाब से ये रिश्ता शायद सवालों में घिरा होगा, उम्र का फर्क, स्थिति का अंतर, मकान मालिक और किराएदार का नाजुक संतुलन, लेकिन जो सुकून मुझे उनके साथ बैठकर चाय पीने में मिलता वो किसी हमउम्र दोस्त की महफिल में नहीं मिला। एक शाम जब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए बाहर जाना चाह रहा था, उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, वापस आना। और उस एक वाक्य में जितना भरोसा, जितनी भावुकता थी, उतनी शायद किसी प्रेम पत्र में भी न होती। मैं वापस आया, नौकरी लगी, शहर बदलने का मौका मिला, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब ये सिर्फ किराए का कमरा नहीं रहा था, ये मेरा घर था। और रितु मैडम सिर्फ मकान मालकिन नहीं, वो रिश्ता बन चुकी थी जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, न माँ, न बहन, न प्रेमिका। वो मेरे जीवन की वो चुप्पी थी जो सब कुछ कह देती है। फिर एक दिन जब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, मैं रात भर वही रहा, उनके सिरहाने बैठकर उनकी हथेली थामे रहा। सुबह उन्होंने आंखें खोलते ही बस इतना कहा, अच्छा है तू आया था। उस दिन पहली बार मैंने उनके माथे पर हल्के से हाथ रखा और बोला, मैं हमेशा यही रहूंगा। और सच कहूं तो वो पहली बार पूरी तरह मुस्कुराई, बिना रोक, बिना डर, जैसे कोई इंतजार खत्म हुआ हो। अब कई साल बीत चुके हैं, मैं उसी घर में रहता हूँ, ऊपर वाले कमरे में, और वो नीचे लॉन में पौधों को पानी देती हैं। हर शाम हम एक साथ चाय पीते हैं। कुछ नहीं बदलता, बस चुप्पियाँ गहरी होती जाती हैं और उन चुप्पियों में हमारा एक रिश्ता सांस लेता है, बिना किसी नाम के, लेकिन पूरे हक से। अब उस घर में रहते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं, और आज जब मैं सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखता हूँ तो सामने की पहाड़ियों पर धुंध पसरी होती है। नीचे लॉन में रितु मैडम पौधों को पानी दे रही होती हैं। उनका वही नीला स्वेटर, वही रफ्तार, लेकिन अब उनके चलने में एक धीमापन और चेहरे पर थोड़ी थकान है। पर हंसी आज भी वैसी ही है, संजीदा, सजीव और सुकून देने वाली। अब हमारा दिन एक तय में बीतता है। मैं सुबह उनके लिए अखबार ले आता हूँ, वो मेरे लिए नाश्ते में कभी पोहा तो कभी पराठा बनाती हैं। हम एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते, अब भी नहीं, लेकिन एक चुप समझ है कि मैं खा रहा हूँ और वो ऊपर से थाली देख रही है। उनके पास बैठते हुए मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि हम दोनों ने जैसे जीवन के शोर से किनारा कर लिया है। दो लोग जो किसी रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते, लेकिन हर दिन उसे जीते हैं। कुछ रिश्ते शायद सिर्फ इसी तरह टिकते हैं, बिना वादों के, बिना दिखावे के, बस धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने गाने की धुन। अब मेरी नौकरी यहीं की एक यूनिवर्सिटी में लग चुकी है और कुछ दिनों से रितु मैडम को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। उनके जोड़ों में दर्द बढ़ने लगा है। मैं उन्हें दवाइयाँ लाकर देता हूँ और उन्होंने अब मेरी अलमारी में खुद ही सर्दियों के लिए नए स्वेटर रख दिए हैं, बिना कुछ कहे, बस जैसे कोई माँ रखती है। पर वो माँ नहीं है और मैं उनका बेटा भी नहीं।
अब कभी कभी उनकी बहन का बेटा आता है जो उन्हें कहता है कि मौसी अब अकेले क्यों रहती हो, हमारे साथ चलो दिल्ली। लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देती हैं, यह मेरा घर है और वो ऊपर वाला कमरा भी। और वो लड़का मुझे घूरता है जैसे पूछना चाहता हो तुम्हारा क्या रिश्ता है इनसे। और मैं हर बार नजरें चुरा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई परिभाषा नहीं। बस यही सच है कि जब भी मैं काम से लौटता हूँ और नीचे से आती हल्दी की खुशबू मुझे बताती है कि दाल पक रही है, तो मन को एक अजीब शांति मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और जब कभी देर रात मेरी तबीयत बिगड़ जाती है तो वो बिना बुलाए ऊपर आकर पूछती है क्या हो गया। और उस एक सवाल में जैसे सारी थकान मिट जाती है। अब धीरे धीरे हम दोनों कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। त्योहारों पर हम एक दूसरे के लिए मिठाई रखते हैं, एक साथ दीप जलाते हैं, लेकिन कोई फोटो नहीं खिंचवाते। कोई मेहमान आए तो हम सिर्फ किराएदार और मकान मालकिन ही रहते हैं। अब उनके बालों में सफ़ेदी थोड़ी ज्यादा हो गई है और उन्होंने अब साड़ी पहनना भी कम कर दिया है। आरामदायक सलवार कुर्ते में दिखती है, फिर भी उतनी ही गरिमामयी, उतनी ही शांत, जैसे उन्होंने केवल देह को छुआ हो, आत्मा को नहीं। पिछले महीने मैंने उनके लिए एक छोटा सा हीटर खरीदा। सर्दियां आने लगी हैं और अब उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन उनकी मुस्कान बता रही थी कि उन्हें अच्छा लगा। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने पहली बार कहा कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तू नहीं होता तो मैं। और फिर चुप हो गई, लेकिन मैंने वो अधूरा वाक्य सुन लिया था, समझ भी गया था। और उस दिन रात को मैंने अपनी किताब बंद कर दी और नीचे जाकर उनसे पूछा कल सुबह की चाय साथ में पी लें। और उन्होंने सिर हिलाया। तब से अब हर सुबह हम लॉन में बैठकर एक साथ चाय पीते हैं। कोई ज्यादा बातें नहीं, बस आसपास खामोशी होती है और बीच में 2 कप गर्म धीमे धीमे भाप छोड़ते हुए, जैसे हमारी जिंदगी सदी शांत और गहराई से भरी। अब हर साल उनका जन्मदिन आता है तो मैं उनके लिए वही सफ़ेद साड़ी लाता हूँ जो उन्होंने पहली बार पहन रखी थी। अब वो कम पहनती हैं, पर जब भी पहनती है तो कहती है ये सिर्फ खास दिनों के लिए है। और उन खास दिनों में मैं खुद को सबसे ज्यादा घर के पास महसूस करता हूँ। अब मुझे समझ में आया है कि प्यार हमेशा जवानी, स्पर्श या नामों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी ये बस एक उपस्थिति होती है, एक ऐसा रिश्ता जो सांसों की तरह साथ रहता है, दिखता नहीं लेकिन हर पल जीवन देता है। और अगर कोई पूछे कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, तो मैं अब भी नहीं बता पाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि जब दुनिया में सब रिश्ते टूट जाएं, तब जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा रिश्ता होता है। और ऋतु मैडम, मेरे लिए वही रिश्ता है, नाम मगर पूर्ण। अब उन सुबहों की चाय हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे सूरज उगने से पहले उसके आने का भरोसा होता है, वैसे ही अब हर दिन में उसे एक साथ बिताए गए चाय के वक्त का इंतजार रहता। ऋतु मैडम अब ज्यादा थकने लगी थी। मैं अब उनके सारे घरेलू कामों में हाथ बटाने लगा था। चाहे दवाइयों का टाइम हो या सब्जी की थैली, सब कुछ हम अब साथ करने लगे थे। लेकिन फिर भी कोई कभी ये न कह सके कि हमारे बीच कुछ असामान्य है। बस वो रिश्ता था जो किसी माँ बेटे जैसा भी नहीं था, प्रेमी प्रेमिका जैसा भी नहीं। वो बस एक साथ चलती 2 आत्माओं की साझेदारी थी, समय की रेखा पर 2 अकेले लोग जो एक दूसरे के सहारे बिना शोर किए टिके थे। फिर एक दिन वो अचानक बिस्तर से नहीं उठी। मैं घबरा गया। डॉक्टर आया, बोला कुछ कमजोरी है, कुछ थकान, कुछ उम्र का असर। लेकिन मेरा मन कांप उठा। मुझे लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी की धुरी ही डगमगा गई हो। मैंने सब कुछ छोड़कर पूरा दिन उनके पास बैठकर गुजारा, उनका सिर सहलाया, पानी पिलाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा तू अब बहुत बड़ा हो गया है। और फिर धीरे से मेरी हथेली अपने हाथ में ले ली। वो हाथ जो कभी कांपते नहीं थे, अब थोड़े धीमे हो गए थे। उनकी पकड़ में अब वो ताकत नहीं रही, लेकिन अपनापन वही था। उस रात मैं उनके पास ही जमीन पर लेट गया, पहली बार, और रात भर उनकी सांसों की आवाज सुनता रहा, जैसे कोई मध्यम धुन जो रात को भी थामे रखती है। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि वो मुझे ही देख रही थी। बहुत देर से शायद मुस्कुराई और बस इतना कहा, तेरे बिना सब सूना होता। उस दिन मैंने महसूस किया कि एक रिश्ता कितना गहरा हो सकता है बिना नाम लिए, बिना वादा किए। अब उनकी तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी, चलना मुश्किल, बोलना कम, लेकिन वो हर दिन मेरी मौजूदगी महसूस करती थी और मैं उनकी खामोशी में भी सब कुछ सुनता था। एक शाम उन्होंने मुझे पास बुलाया और धीरे से कहा, अगर मैं एक चिट्ठी छोड़ जाऊं तो पढ़ना जरूर। और मैं कुछ कह ही नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। कुछ ही हफ्तों बाद एक सर्द सुबह, जब धूप आंगन में आ रही थी और मैं अखबार लेने बाहर गया था, लौटकर आया तो देखा कि उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा शांत, जैसे बस सो गई हो। लेकिन इस बार वो नींद आखिरी थी। डॉक्टर ने पुष्टि की और मैं वहां खड़ा था, अकेला, हिलता नहीं, बस देखता रहा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो।
उनके सामान के बीच मुझे एक पुरानी डिब्बी में वो चिट्ठी मिली। छोटे से कागज पर लिखा था, तू मेरी जिंदगी की सबसे खामोश खुशी है। न तुझे कभी माँ कहा, न बेटा, न साथी, लेकिन तू ही वो सब कुछ था जो एक औरत अपने अधूरे जीवन में पाना चाहती है। तू रहा, इसलिए मैं पूरी थी। और उस चिट्ठी को पढ़ते हुए मैं फूट फूट कर रोया। पहली बार, बिना रुके, बिना किसी शर्म के, क्योंकि उस दिन समझ में आया कि हमने जो रिश्ता जिया वो नाम से परे था, वो आत्मा की उस सतह पर था जहां कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। फिर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मैंने उन्हें उसी लॉन में उनकी माँ के पौधे के नीचे दफनाया जहां वो रोज पानी दिया करती थी। अब हर सुबह मैं वहीं बैठकर चाय पीता हूँ, उनकी खाली कुर्सी के सामने। कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे पता है वो सुन रही हैं, देख रही हैं। और मैं अब भी उनके लिए वही हूँ, किराएदार नहीं, बेटा नहीं, प्रेमी नहीं, बस उनका वो जो उनकी जिंदगी के सन्नाटे में धीरे धीरे भराव बन गया था। अब उस घर में कोई और नहीं रहता। मैंने नीचे वाला कमरा भी खुला छोड़ दिया है, चीजें वैसी की वैसी रखी हैं। बस अब वहाँ ऋतु मैडम नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति हर दीवार पर, हर खिड़की से आती हवा में, हर पौधे की पत्तियों में है। लोग आज भी पूछते हैं, इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? और मैं हर बार मुस्कुराकर कहता हूँ, मैं अकेला कहाँ हूँ, क्योंकि जो रिश्ता हमने जिया वो कभी मर नहीं सकता। वो हर सुबह की चाय में है, हर शाम की धूप में है, और हर उस सन्नाटे में है जहाँ शब्द नहीं, केवल भाव बचे हैं। और शायद यही सबसे सच्चा रिश्ता होता है, जो एक दिन रुक जाता है पर कभी खत्म नहीं होता। अब उस घर में रहते हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, और ऋतु मैडम को गए हुए भी 5 साल हो चले हैं। लेकिन वक्त जैसे रुका हुआ लगता है। हर सुबह मैं अब भी वही चाय के 2 कप बनाता हूँ, एक अपने लिए और एक उनके नाम, जिसे मैं उनकी उस पुरानी खाली कुर्सी पर रख देता हूँ, जो अब भी लॉन में उसी जगह पड़ी है जहाँ वो बैठा करती थी। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, उस कुर्सी का साया अब भी मेरे जीवन का हिस्सा है। जैसे वो अब भी वही बैठती है, मुझे देखती है, मुस्कुराती है और वही कहती है, आज थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दी तुमने। अब वो आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मन में हर शब्द साफ गूंजता है। मैंने उस घर को वैसे ही रखा है जैसे वो चाहती थी, पर्दे वही हल्के गुलाबी फूलों वाले, रसोई में वही कांसे की थली जिसमें वो मुझे परोसती थी। उनके कमरे की अलमारी अब भी वैसी की वैसी है, जिसमें साड़ियां करीने से रखी हैं। एक बार मैंने उन्हें छूने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भीतर से टूटने सा लगा। तब से बस उनकी मौजूदगी को महसूस करता हूँ, छेड़ता नहीं। उनके लिखे नोट्स, रेसिपी की चिट्ठियाँ और वो पुरानी डायरी जिसमें उन्होंने कभी मेरी तारीफ में लिखा था, बहुत झगड़ालू है, लेकिन दिल का साफ है। सब कुछ ज्यों का त्यों है, मैंने कहीं भी हाथ नहीं लगाया। बस हर हफ्ते उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ा देता हूँ और धीमे से कहता हूँ, अब भी वैसे ही हूँ जैसे तुम्हारे सामने होता था। अब मोहल्ले वालों ने भी आदत डाल ली है मेरी खामोश उपस्थिति की। कोई सवाल नहीं करता, कोई टोका नहीं जाता, बस आते जाते नमस्ते करते हैं और मैं हल्की से मुस्कुराकर जवाब देता हूँ। कुछ पुराने लोग जानते हैं कि इस घर में कभी कोई ऋतु मैडम रहती थी, सादी सी औरत जिन्हें कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो केवल एक याद बन गई हैं। और मैं अब उस याद का पहरेदार हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अब शादी क्यों नहीं कर लेते, जिंदगी यूं अकेले कैसे कटेगी, लेकिन मैं क्या बताऊं उन्हें कि मैं अकेला कहाँ हूँ। हर सुबह जब मैं लॉन में बैठकर अखबार पढ़ता हूँ तो हवा के साथ उनके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जब कभी नींद में चौंक कर उठता हूँ तो महसूस होता है जैसे उन्होंने कंबल उड़ा दिया हो। जब भी बीमार पड़ता हूँ तो दवाइयों की अलमारी खुद खुली मिलती है और वही सही दवा हाथ में होती है। तो बताओ, मैं अकेला कहाँ हूँ? मैं तो अब भी उसी रिश्ते में जी रहा हूँ जो हमने कभी नाम नहीं दिया, लेकिन जो अब मेरे हर दिन का आधार है। मैंने उनके नाम पर पास के स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की है, ऋतु की किताबें, क्योंकि उन्होंने ही मुझे किताबों से प्रेम करवाया था। जब भी बच्चे वहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे वो सब देखकर खुश हो रही होंगी। मैंने अपने जीवन का मकसद अब इसी में ढूंढ लिया है, उनकी याद को जिंदा रखने में, उनके उस खामोश स्नेह को फैलाने में जो उन्होंने मुझे दिया था। अब अक्सर रातों को मैं अपनी डायरी में उनके बारे में लिखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर कभी आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो क्या वो कहीं किसी दूसरे शहर के किसी और किराए की कमरे की मालकिन बनकर फिर मिलेंगी? क्या फिर एक शाम चाय का कप लेकर कहेंगी, अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है, और मैं फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूंगा। लेकिन तब तक मैं यही रहूंगा, उसी घर में, उसी रिश्ते के इंतजार में जो अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब कोई किसी की रूह से जुड़ जाए तो जिस्म की जुदाई कभी दूरी नहीं बनाती। अब ऋतु मैडम मेरी आदत नहीं, मेरी जिंदगी की परिभाषा है। मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम, मेरी हर चुप्पी और मेरी हर सांस का हिस्सा है।
और जब एक दिन मेरी भी सांस थमेगी तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी उसी आंगन में दफनाया जाए जहाँ उनका पौधा अब पेड़ बन चुका है, ताकि हम फिर एक साथ चुपचाप बैठ सके, बिना कुछ कहे, बिना कोई नाम लिए। एक रिश्ता जो शुरू तो बहुत पहले हुआ था लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। बहुत अच्छा, तो आइए उसी घर, उसी रिश्ते और उसी खामोश विरासत की परछाई में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक नया किराएदार, एक नई शुरुआत, लेकिन वही आत्मा, वही घर, वही रिश्ता, एक लंबी कहानी फिर से, एक ही रिक्त रेखा में, बिना रुके। अब उस घर को लोग ऋतुमेम का घर नहीं, सर जी वाला घर कहने लगे हैं, क्योंकि अब मैं ही वहां अकेला रहता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि जब कोई रिश्ता आत्मा में बस जाता है तो वो जमीन की हदों से ऊपर उठकर समय में घुल जाता है। ऋतुमेम के जाने के बाद मैंने उस घर को उनकी याद में जिंदा रखा, लेकिन वक्त के साथ हर इमारत को सांसों की जरूरत होती है। इसलिए मैंने कुछ महीने पहले पहली बार किसी नए किराएदार के लिए दरवाजा खोला। एक युवा लड़का आया, नाम था सम्यक, उम्र कोई 22-23 रही होगी, देहरादून के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। थोड़ा झिझकता हुआ, लेकिन आंखों में वही उलझन थी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने उसे वही कमरा दिया जिसमें मैं पहले किराएदार था। अब वो कमरा मेरे हिस्से की सबसे पहली याद है और उसके लिए एक नई शुरुआत। कुछ दिन तो सम्यक मुझसे कटा कटा रहा, लेकिन एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी और वह नीचे आया, थोड़ी घबराया हुआ था। बोला, सर लाइट आएगी ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बैठो, जब तक आती है चाय पीते हैं। और उसे एक चाय ने जैसे कहानी को दोबारा शुरू कर दिया। सम्यक अब अक्सर मेरी लाइब्रेरी में बैठने लगा। किताबों में दिलचस्पी नहीं थी उससे, लेकिन शायद उस सुकून में कुछ ढूंढता था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, सर ये ऋतु की किताबें किसकी याद में है? मैंने उसे बहुत सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, एक रिश्ते की जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए हमेशा जिंदा रहेगा। वो थोड़ा चौंका, फिर गहराई से देखने लगा और कुछ कहे बिना चला गया। कुछ दिनों बाद वो खुद एक किताब लेकर आया, मौन संवाद, और बोला, इसमें कुछ वैसा ही है जैसा आपने बताया। अब हमारे बीच किताबों का रिश्ता बनने लगा। वो अब धीरे धीरे मेरी मदद करने लगा लाइब्रेरी में, कभी कभी खाना भी बना लेता और अब अक्सर ऋतुमेम की उस खाली कुर्सी को देखता तो पूछता, क्या आप अब भी उनसे बात करते हैं? और मैं कहता, तुम क्या कभी अपने मन से बात नहीं करते? और वो चुप हो जाता। फिर एक दिन उसने कहा, सर मैं भी शायद किसी को खो चुका हूँ, लेकिन कभी ये समझ नहीं पाया कि कैसे जिया जाए उनके बिना। तब मैंने कहा, नहीं बेटा, बिना के साथ जीना सीखो, जैसे मैं जी रहा हूँ, उनके बिना नहीं, उनके साथ, बस अलग तरीके से। उस दिन सम्यक बहुत देर तक खामोश रहा और जाते जाते ऋतुमेम की तस्वीर के सामने झुककर बोला, शायद अब मैं आपको समझने लगा हूँ। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो रिश्ता जो एक पीढ़ी में पनपा था अब धीरे धीरे किसी नई आत्मा को छू रहा है। अब सम्यक हर त्योहार पर मेरे साथ होता है, हम मिलकर घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, और वो भी अब 2 कप चाय बनाता है, एक मेरे लिए और एक उनके नाम। और जब मैंने उससे पूछा, तू कब तक रहेगा, तो उसने कहा, जब तक आपकी चाय में ऋतु मैडम की खुशबू आती रहेगी। अब वो मेरे साथ चलता है लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने, हर बार एक किताब उनके नाम से लेता है और कहता है, ये उनकी पसंद की हो सकती थी ना। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं रहा कभी, और वो रिश्ता जो मेरी सांसों का हिस्सा था अब सम्यक की सोच का हिस्सा बन गया है। फिर एक दिन सम्यक मेरे पास आया और बोला, सर क्या मैं एक चिट्ठी यहाँ कहीं रख सकता हूँ? मैंने पूछा, किसके लिए? उसने कहा, जिसे मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन अब जब ऋतु मैडम को समझने लगा हूँ तो उन्हें भी समझना चाहता हूँ। और उसने वो चिट्ठी उस पेड़ के नीचे रख दी जहाँ ऋतु मैडम दफन है। अब हर शाम हम दोनों वहीं बैठते हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं, ज्यादातर चुप रहते हैं। और मैं जानता हूँ वो चुप्पियाँ अब केवल मेरी नहीं रही, वो सम्यक की भी हो चुकी हैं। अब घर पहले से ज्यादा जिंदा लगता है और ऋतुमेम की उपस्थिति पहले से ज्यादा गहरी। अब उस घर की दीवारें एक नहीं, 2 आत्माओं की सिसकियों और सुकून की साझीदार हैं। और मैं जानता हूँ कि जब मैं भी एक दिन चला जाऊंगा तो ये रिश्ता किसी और को बुलाएगा, कोई और किराएदार आएगा और ऋतु मैडम फिर से किसी को खामोश रिश्तों का पाठ पढ़ाएंगी। क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार नहीं, बार बार जन्म लेते हैं, अलग जिस्मों में, अलग समयों में, लेकिन एक ही आत्मा में। एक ऐसा रिश्ता जो न मकान का होता है, न खून का, न उम्र का, बस आत्मा से आत्मा का, चाय के 2 कपों के बीच सांस लेने वाला, सन्नाटे में पलने वाला और पीढ़ियों तक जिंदा रहने वाला। अब उस घर को वर्षों बीत चुके हैं, मैं अब वहां नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद सम्यक ने उस घर को वैसे ही संभाल रखा है जैसे मैंने ऋतु मैडम की यादों के साथ किया था। अब वह सर जी नहीं, सम्यक बाबू बन चुका है, सफेद दाढ़ी, धीमी चाल और वैसी ही आंखें, शांत, समझदार और बहुत कुछ कहती हुई।
अब उस लाइब्रेरी में और किताबें आ चुकी हैं। बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और सम्यक उन्हें कहानियां सुनाता है, लेकिन अब उसकी कहानियां किताबों की नहीं, रिश्तों की होती हैं। फिर एक दिन वही होता है जो हर बार होता है, एक नया किराएदार आता है, लेकिन इस बार वो एक लड़की है। नाम है अवनी, उम्र कोई 24-25 के आसपास, शहर से आई हुई, अकेली, नौकरी की तलाश में, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी उलझी हुई और सबसे बढ़कर बहुत कुछ अपने भीतर छुपाए हुए। सम्यक उसे वही ऊपर वाला कमरा देता है, वही जहाँ कभी मैं रहा था, और फिर वहाँ से कहानी दोबारा चलती है। कुछ दिन अवनी बहुत चुप रहती है, सम्यक को सिर्फ जी में जवाब देती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। एक शाम वो नीचे लाइब्रेरी में आ जाती है और पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सम्यक मुस्कुराकर कुर्सी की ओर इशारा करता है और वहीं से शुरू होता है एक नया मौन संवाद। अब सम्यक उसके लिए चाय बनाता है, 2 कप, एक उसके लिए और एक उस कुर्सी के लिए जो अब भी लॉन में वैसी ही पड़ी है। अवनी उस कुर्सी को देखती है, पूछती है, ये किसकी थी? और सम्यक उतना ही कहता है, जिसने इस घर को घर बनाया। धीरे धीरे अवनी भी किताबों में रुचि लेने लगती है, लाइब्रेरी की अलमारियों को सजाने में मदद करती है। और एक दिन जब वो बारिश में भीगकर घर लौटती है तो सम्यक बिना कुछ कहे उसके लिए तौलिया लाकर रख देता है और फिर 1 कप गर्म चाय। उस दिन अवनी बहुत देर तक छत की ओर देखती रही और कहती है, आपके घर में एक सुकून है जो मेरे अपने घर में नहीं था। और सम्यक बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सुकून किसी इंटीरियर या सजावट से नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति से आता है। फिर एक रात जब बिजली चली जाती है और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा होता है, सम्यक उस पुराने टेबल लैंप को जलाकर चुपचाप अवनी के कमरे के बाहर रख देता है। अवनी दरवाजा खोलती है और पहली बार वो नहीं पूछती, ये क्यों? बस धीमे से कहती है, धन्यवाद। और सम्यक उस लैंप की पीली रोशनी में जैसे ऋतु मैडम की परछाई देख लेता है। अगले दिन अवनी पूछती है, क्या आप अकेले रहते हैं? और सम्यक जवाब देता है, नहीं, इस घर में बहुत लोग रहते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ महसूस होते हैं। अब अवनी भी उनकी तस्वीर के सामने झुकती है और उस कुर्सी के लिए चाय का कप बनाकर रख देती है। अब वो और सम्यक दोनों लाइब्रेरी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पौधों में पानी देते हैं और त्योहारों पर एक साथ घर सजाते हैं। अब रिश्तेदार आते हैं, सवाल करते हैं, ये लड़की कौन है? रहने देनी चाहिए क्या? कहीं कुछ। और सम्यक हमेशा वही पुराना जवाब देता है, रिश्ते हर बार खून से नहीं बनते, कुछ आत्मा से भी बनते हैं। अब अवनी को समझ आने लगा है कि रिश्ते नाम से नहीं चलते, बल्कि भावना से चलते हैं। एक दिन वो सम्यक के पास आकर कहती है, क्या आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते? और सम्यक उस लॉन की ओर इशारा करता है जहाँ पुराना नीम का पेड़ खड़ा है और कहता है, जहाँ कोई कभी पूरी तरह गया ही नहीं, वहाँ अकेलापन कैसे हो? फिर एक दिन अवनी सम्यक से पूछती है, क्या मैं उस पेड़ के नीचे कुछ रख सकती हूँ? सम्यक मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अगर वो कोई सच्चा टुकड़ा हो तुम्हारे भीतर का। और अवनी वहाँ जाकर एक छोटी सी डायरी रख देती है जिसमें लिखा होता है, इस घर ने मुझे वो दे दिया जो कभी घर में नहीं मिला, न सुरक्षा, न अपनापन, बल्कि वो मौन स्नेह जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अब सम्यक जान जाता है कि वो रिश्ता जो कभी ऋतु मैडम से चला, मुझसे होते हुए उसके भीतर समाया, अब अवनी तक पहुंच चुका है। अब जब सम्यक धीरे धीरे उम्र की ओर बढ़ रहा है, अवनी उसकी दवाइयों का ध्यान रखती है, समय पर खाना देती है और अब वही उसके लिए गर्म पानी रखती है। अब लोग पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी बेटी है? और सम्यक बस इतना कहता है, नहीं, लेकिन अगर आत्मा का कोई रिश्ता होता है तो हाँ, यही है। अब वह कुर्सी खाली नहीं लगती, वह पेड़ हर शाम 2 परछाइयां समेटता है, एक सम्यक की और एक अवनी की। और ऋतु मैडम की आत्मा अब इन दोनों में समान रूप से जीवित है। अब वो रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहा, वो एक परंपरा बन गया है, एक विरासत जो शायद कभी शुरू हुई थी एक किराए के कमरे से, एक चाय के कप से, एक खामोश हंसी से, और अब पीढ़ी दर पीढ़ी उसी खामोशी में जिंदा है, सांस लेती है और आगे बढ़ती है। अब सम्यक की उम्र 60 के पार हो चुकी है, बालों में सफेदी पूरी तरह उतर आई है, चाल में थकावट है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई है जो कभी ऋतु मेम के आसपास होती थी। अवनी अब 30 की हो चली है, आत्मनिर्भर, समझदार और बेहद संवेदनशील। अब वह उस घर की साझीदार बन चुकी है, मकान की नहीं, यादों की, परंपरा की, और सबसे बढ़कर उस रिश्ते की जो समय के साथ बदलते हुए भी कभी खत्म नहीं हुआ। अब सम्यक और अवनी के बीच संवाद ज्यादा नहीं होता, लेकिन मौन बहुत कुछ कहता है। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ है जो किसी परिभाषा की मोहताज नहीं। अब वे साथ चाय पीते हैं, साथ पौधे लगाते हैं, लाइब्रेरी में एक दूसरे के लिए किताबें सजाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस शाम बारिश थी, बहुत तेज, बिजली भी चली गई और सम्यक पहली बार कमरे से बाहर नहीं निकला। अवनी घबरा गई, ऊपर भागी, देखा तो सम्यक खिड़की के पास बैठा है, एक पुरानी किताब लिए हुए, भीगा नहीं था लेकिन आंखें भीगी थीं।
उसने कहा, आज ऋतु मेम की पुण्यतिथि है। अवनी चुपचाप बैठ गई और धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये स्पर्श पहली बार हुआ था, बिल्कुल अनायास, बिना किसी झिझक के, लेकिन उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी, सिर्फ एक स्थिरता, जैसे दो लहरें अब एक साथ बहना चाहती हों। सम्यक ने उसकी ओर देखा और पहली बार बोला, अगर मैंने पहले जन्म में ऋतु मेम से प्रेम किया था तो शायद इस जन्म में मैं तुझसे कर बैठा हूं, बगैर कहे, बगैर कुछ मांगे, बस वैसे ही जैसे नदी पहाड़ से प्रेम करती है, बहने देती है, रोकती नहीं। अवनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराए और बोली, आपसे प्रेम करना कठिन नहीं था, बस स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि आपने मुझे कभी छुआ नहीं, कभी बांधा नहीं, फिर भी मैं बंध गई। उस रात पहली बार दोनों साथ बैठे, बारिश की आवाज के बीच, बिना किसी शब्द के, एक दूसरे की हथेलियों में गर्माहट लिए, और जब बिजली आई तो देखा कि उनके हाथ अब भी एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सम्यक ने पहली बार पूछा, क्या तुम चाहोगी कि हम इस रिश्ते को कोई नाम दें? अवनी ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि नाम जब दिया जाता है तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता वही रहे जैसा ऋतु मेम ने आपको दिया था, पूर्ण लेकिन मुक्त। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब अवनी ही सम्यक की दवा, खाना, लाइब्रेरी सब संभालने लगी, और सम्यक उसके लिए हर सुबह तुलसी में जल डालता, जैसे किसी मंदिर में प्रार्थना करता हो। फिर एक दिन सम्यक बहुत बीमार पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा। अवनी पूरे समय वही रही, किसी पत्नी की तरह नहीं, किसी बेटी की तरह भी नहीं, बल्कि उस औरत की तरह जो किसी पुरुष को कभी अपने होने भर से पूर्ण कर देती है। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा, किसी अपने को साथ रखिएगा, रिश्तेदार, पत्नी। और अवनी ने पहली बार दस्तखत किए। अवनी सम्यक, किसी कागज के लिए, किसी पहचान के लिए, लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि वह पहले ही उनकी हो चुकी थी। अब अस्पताल से लौटने के बाद सम्यक ने उससे कहा, अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो इस घर को तुम संभालना, और ऋतु मेम की कुर्सी के बगल में मेरी भी एक कुर्सी रख देना, ताकि जो लोग आएं उन्हें ये एहसास हो कि दो लोग जो कभी प्रेम में थे, उन्होंने एक दूसरे को जीवन भर महसूस किया और अंतिम सांस तक निभाया, बिना किसी वादे, बिना किसी छूने की लालसा के, बस आत्मा से आत्मा तक। अवनी रो पड़ी और पहली बार सम्यक के सीने से लगकर बोली, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे नहीं, इस घर के, इस विरासत के हिस्से हैं। आप हर उस चाय की प्याली में रहेंगे जो मैं आपके नाम बनाऊंगी। अब घर की पहचान बदल चुकी है, वो ऋतु मेम का घर नहीं, सम्यक अवनी का घर बन गया है। लेकिन दीवारों में अब भी ऋतु मेम की खुशबू है, और हर शाम जब हवाएं चलती हैं तो तीन परछाइयां लॉन से गुजरती हैं, एक ऋतु की, एक सम्यक की और एक अवनी की। तीन जन्म, तीन प्रेम, एक आत्मा। और जब कोई बच्चा उस लाइब्रेरी में आकर पूछता है, मेम, ये कुर्सियां किसकी हैं, तो अवनी मुस्कुराकर जवाब देती है, ये उन लोगों की है जिन्होंने बिना कहे एक दूसरे से सबसे गहरा प्रेम किया, इतना गहरा कि वो आज भी यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के पास हमेशा के लिए। निर्णय, कंक्लूजन। एक किराए का कमरा, एक साधारण सी लगने वाली शुरुआत से एक असाधारण आत्मिक प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँचने वाली कहानी है। यह कोई आम प्रेम कथा नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों में बहता एक खामोश रिश्ता है, जो शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बंधा है। शुरुआत एक किराए के कमरे से होती है, जहां ऋतु मेम और एक नवयुवक के बीच बिना नाम का, बिना देह का, सिर्फ आत्मा का रिश्ता पनपता है। फिर वह रिश्ता आगे बढ़ता है सम्यक के रूप में, जो उस विरासत को जीता और फिर अवनी तक पहुंचाता है। अंत में वही किराया का कमरा प्रेम का स्थायी निवास बन जाता है, एक मंदिर, एक किताब, एक आत्मिक संगम। सारांश, समरी। एक नवयुवक पहली बार देहरादून आता है, किराए का कमरा लेता है, जहां उसकी मुलाकात ऋतु मेम से होती है। उम्र और शब्दों के बंधन के बाहर एक खामोश रिश्ता पनपता है, जो जीवन भर उसका आधार बन जाता है। ऋतु मेम की मृत्यु के बाद वह उसी घर में अकेले रहते हुए उनकी यादों को संजोता है, उनका लिखा पढ़ता है और उस सन्नाटे को जीता है जो अब उसकी पहचान है। एक नया किराएदार सम्यक आता है और वही यात्रा दोहराता है। इस बार उसके और उस घर के बीच एक नया रिश्ता बनता है, और वो विरासत अब उसके कंधों पर आ जाती है। अवनी नाम की एक लड़की किराएदार बनकर आती है और सम्यक से एक नाम लेकिन सघन रिश्ता बनाती है, जिसमें प्रेम है लेकिन मांग नहीं, निकटता है लेकिन दिल की चाह नहीं, बस एक मौन स्वीकार। अंतिम अध्याय, रोमांटिक अंत। उम्र के अंतिम पड़ाव पर सम्यक और अवनी का रिश्ता प्रेम में बदलता है, परिपक्व, समर्पित और शाश्वत। न वादा, न विवाह, फिर भी सबसे गहरा बंधन। अब उस घर की दीवारों में 3 आत्माओं की उपस्थिति है, ऋतु, सम्यक और अवनी की एक परंपरा, जो चाय के एक कप और एक खाली कुर्सी से शुरू हुई थी और अब प्रेम का प्रतीक बन गई है। अंतिम पंक्ति, द लास्ट लाइन। कुछ रिश्ते देह से नहीं, आत्मा से बनते हैं, और जब आत्मा प्रेम करती है तो वह कभी अकेला नहीं होता, बस थोड़ा मौन हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका साथ और प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।